और दीगर अहबाब जो इस अहम डिस्कशन में शरीक हैं, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। इस प्रोग्राम की गर्ज व गायत ये है कि मरकजी तालीमी बोर्ड के मकासद में एक अहम मकसद ये भी शामिल है कि हमारे मुल्क में वक्फे वक्फे से बनाई जाने वाली पॉलिसियां और वो तमाम सरकारी फैसले जो हमारे तालीमी निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं, उनका जायजा लिया जाए और अपना रिस्पॉन्स हुकूमत को पेश किया जाए और पॉसिबल इंटरवेंशन की राहें भी तलाश की जाएं। ऐसा इसलिए तय किया गया है कि मरकजी तालीमी बोर्ड के सामने ये क्लैरिटी है कि वो चाहता है कि मुल्क का तालीमी निज़ाम इंक्लूसिव हो, जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ दे, बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करे और समाज में सोशल जस्टिस और इक्विटेबल ग्रोथ को प्रमोट करे। तलबा को ऐसा लर्निंग माहौल फराहम करे और ऐसा सिलेबस और करिकुलम डिजाइन करे जिसके जरिए हमारे तलबा, हमारे स्टूडेंट एक अच्छे इंसान बन सकें और वो इस मुल्क की और इस मुल्क में आबाद बाशिंदगाने मुल्क की बेहतरीन खिदमत कर सकें। इसी मकसद के तहत हम चाहते हैं कि हुकूमत के जरिए की जाने वाली तब्दीलियां और हुकूमत के जानिब से जारी किए जाने वाले प्रपोजल्स का जायजा लें, उनको एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें और अपना रिस्पॉन्स मुताल्लिका विजारत को या महकमे जात को पेश करें। आप सब जानते हैं कि अगस्त 2022 में नई तालीमी पॉलिसी, अगस्त 2021 में नई तालीमी पॉलिसी जारी की गई और उस नई तालीमी पॉलिसी के तहत हुकूमत को चाहिए कि वो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करे। करिकुलम फ्रेमवर्क की तैयारी में हुकूमत ने खासा वक्त ले लिया है। सबसे पहले हुकूमत ने एनसीएफ बराए फाउंडेशन एजुकेशन जारी किया था चंद माह पहले। हमने उसका भी जायजा लिया था और उसमें हमें
ऐसे कोई खास ऑब्जेक्शनेबल चीजें नजर नहीं आई तो हमने उसके रिस्पॉन्स में कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया और ना ही हुकूमत को हमने सबमिट किया। लेकिन अब दूसरे लेवल का जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, जो अप टू ग्रेड 8th है स्कूल एजुकेशन का, वो हमारे पेश नजर है। इसकी बेहतरीन स्टडी के लिए हमने इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा था और हर कैटेगरी की स्टडी और रिस्पॉन्स के लिए हमने चंद अफराद को जिम्मेदारी सौंपी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जिम्मेदार हजरात शरीक हैं जिन्होंने उसे कबूल किया था और उनके रेस्पॉन्सेस हमारे सामने आएंगे। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम हर फर्द से रेस्पॉन्स सुनेंगे। आपके जहन में जो भी सवाल या कंफ्यूजन है या उस कैटेगरी के हवाले से मजीद आपको कुछ अर्ज करना है, सबमिट करना है अपना ऑब्जर्वेशन, तो आप उसे नोट फरमा लें। जब तमाम ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे तो फिर हम आखिर में उन ऑब्जर्वेशंस को भाई आप म्यूट हो गए हैं। वरना आपकी इजाजत के साथ इस प्रोग्राम को एक और दिन भी आप फिर से म्यूट हो गए हैं तनवीर साहब। आवाज नहीं आ रही है तनवीर साहब। हाँ तनवीर साहब आप म्यूट हैं। तनवीर भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जर्वेशंस हम जहां मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे वहीं मरकजी तालीमी बोर्ड ये भी गौर करेगा कि हम एनजीओस के लेवल पर या मिल्लत की सतह पर उसके तदारुक के लिए या उसके मनफी असरात से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके रूबरू पेश करना चाह रहा था। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारा ये डिस्कशन पुरमक्स भी होगा और बामकसद भी होगा। शुक्रिया। शुक्रिया तनवीर साहब। अब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। जितने हमारे पास टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स में हम लोगों ने हर स्पीकर से ये गुजारिश की है कि वो 10 मिनट में अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। इस तरह से हमारे पास टोटल 20 टॉपिक्स हैं। तो आज 10 टॉपिक लिए जाएंगे और कल 10 टॉपिक लिए जाएंगे। इस तरह 2 दिन में वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरे ऑब्जर्वेशंस को मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि बदर साहब अपनी ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। टॉपिक उनका था स्कूल सब्जेक्ट्स एरियाज में फाउंडेशनल स्टेज और दूसरा था रूटेडनेस इन इंडिया। मैं बदरुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है ना भाई? जी बदर भाई आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके चलिए। पहले तो एक क्या अर्ज करें आपसे, बात को शायद मालूम होगा कि अब यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स 1 घंटे के हो गए, 45 मिनट से 1 घंटा हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि अब 1 घंटा बोलने वाला शख्स
मिनट में 2 बड़े बड़े चैप्टर्स को कवर करें। अब ये दरिया को कोसे में बंद करना है या समंदर को कोसे में बंद करना है, ये बहरहाल आप लोग देखिए। एनीवे टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए जी ज्यादा जी हम उसमें नहीं जाएंगे। जी पहला जी तो एक करेक्शन में ये चाहूंगा कि अभी डायरेक्टर साहब जो कह रहे थे कि ये 8 तक है एनसीएफ, तो ये 8 तक नहीं बल्कि 12 तक है। ये जी फाउंडेशन स्टेज का तो अलग आ गया था, और अब ये जो है फर्स्ट टू लेके फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी में उन्होंने 12 तक को दाखिल कर दिया है। ये एक पहली बात। दूसरा, मेरा इस सिलसिले में मुख्तसरन जो मैं इसको पूरा भी पढ़ रहा हूँ, वो पूरी किताब 625 पेजेस है, वो 625 पेजेस, और उसका मुताला जारी है मेरा। लेकिन इस आज की इस समझिए डिस्कशन के लिए मैंने ये 2 चैप्टर्स खास तौर से पहले पढ़ लिए। इसको इसको समझने के लिए अगर तरतीब अगर हमारी वो पहले वाली ही होती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन शायद हमारे वो स्पीकर इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए शायद मुझे आउट ऑफ टर्न मुझे जो है ये जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसका पार्ट ए, अप्रोच वाला, जिसमें एम्स, करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एरियाज ऑफ एजुकेशन, स्कूल स्टेज, उसकी क्या लॉजिक एंड डिजाइन है, और अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड्स, पेडागोजी, कंटेंट एंड असेसमेंट अक्रॉस द स्टेज, ये अगर हमारे सामने होता तो फिर अगली चीजें समझने में आसानी होती। बहरहाल वो चीज भी हमको देख लेंगे इंशाल्लाह किसी और वक्त। तो ये जो मेरे जिम्मे दो चैप्टर्स हैं, सेक्शन 1.1 क्रिटिकल और जो उसका आपके फाउंडेशनल स्टेज का, तो मैं इस सिलसिले में तो बहरहाल एनईपी 2020 की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने भारत का जो निज़ाम था, उसकी जो फेलियर्स थे, उसका बहुत सही डायग्नोसिस किया, और अब तक के जो हमारा मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, और फाउंडेशनल स्टेज, उसको जो है उन्होंने खासी अहमियत दी। बल्कि यहाँ तक लिखा कि आपके फाउंडेशनल लिटरेसी को हम जो एक नेशनल मिशन के तौर पर कबूल करके इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जितनी भी तालीम में खराबियां हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, उसकी बुनियाद जो है वो यही पड़ती है फाउंडेशनल स्टेज में। तो अगर हम इसको मजबूत कर लेते हैं तो आगे हमारे लिए बड़ी सहूलत होती है। ये बहुत सही उनका एनालिसिस है, इस पर हम सबको मिलकर जो है काम करना चाहिए, जहां तक इसको कर सकते हैं। मेरे लिए हम सबका एक कौमी बदर साहब आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज उन्होंने बनाया है, तो वो उसके कई हिस्से हैं। उसमें पहला 0 से 3 इयर्स है जो घर में है, और उसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। ये भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि जितना सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मोर देन 85% जो है वो इस एज में हो जाता है, इसलिए इस एज की बड़ी गैर मामूली अहमियत है। तो इसको जितनी तवज्जो देना चाहिए, मैं समझता हूँ कि एनईपी ने भी और ये एनसीएफ ने भी उस पर तवज्जो दी है। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन, भाई जरा प्लीज म्यूट हो जाए, बाकी लोग जरा म्यूट हो जाए, या होस्ट उनको म्यूट कर दे। मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो इससे पहले भी शायद मैंने कहीं शेयर किया था, वो ये है कि वी आर वेरी गुड इन प्लानिंग एंड वेरी बैड इन एग्जीक्यूशन। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम प्लान करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें लाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत खूबसूरत चीजें लाते हैं, लेकिन जहां तक एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो हमारा बड़ा मसला उसमें हो जाता है। और जैसे कि B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि भाई कौन सी कोई दस्तूर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किन लोगों के हाथ में, इस पर वो डिपेंड करेगा कि वो ऐसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके फल हमको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो वही मामला एनईपी का भी है। इसमें जाहिर है कुछ चीजें हैं जिस पर हम इख्तलाफ कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इसमें अच्छी चीजें हैं, एनसीएफ में भी अच्छी चीजें हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो अपने वर्ड एंड स्पिरिट में उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो मेरा नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये है, या सजेशन जो हम हुकूमत को देना चाहेंगे, वो ये कि भाई इसको जो है आप पूरा पूरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी एनईपी मंजूर होने के बाद ये 2 बजट जो है हमने देखे हैं। 20-21 का बजट भी आया था, तो खैर ये कह सकते थे कि साहब उसी वक्त नई नई एनईपी आई थी, अंदाजा नहीं था, लेकिन 21-22 और 22-23 का बजट आ गया है और हुकूमत ने कोई उस पर इंक्रीज नहीं किया है एजुकेशन बजट में। 6% की बात हम 1966 से सुनते चले आ रहे हैं। 1966 की पॉलिसी भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 86 की जो आई एनईपी वो भी
हम पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके और अब ये नई पॉलिसी लेकर हम आए हैं। तो सबसे पहला डिमांड हमारा ये होना चाहिए कि जो फाउंडेशनल स्टेज है ये बहुत अच्छी है, इस पर उन्होंने जो ECCE को जो जोर दिया है वो भी बहुत अच्छा है। उसमें मेरा सबमिशन ये है कि नंबर 1 ये कि इसके ट्रेन टीचर्स मुहैया कराए जाएं, ECCE के, आंगनबाड़ी के या प्री स्कूल एजुकेशन के, और उसमें उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो वो मिनिमम ग्रेजुएट प्लस ट्रेनिंग, ये हम दे सकते हैं हुकूमत को, क्योंकि ये जो फाउंडेशनल एज है इसमें जो उसकी अहमियत है और उसमें जो बच्चों का पूरा आप बुनियाद रखने वाले हैं आइंदा एजुकेशन की, आइंदा जिंदगी की, उसको हम 9वीं पास या 10वीं फेल या 11वीं 12वीं के पास किए हुए जैसे कुछ वो पास होते हैं उनके हवाले हमको नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 ये कि हुकूमत जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाए। नंबर 2 ये कि आपके जो है प्री प्राइमरी के लिए टीचर ट्रेनिंग का बड़ा बेहतरीन नज़्म हो। दोनों मोड में हम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ये उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वो जो चाह रहे हैं सेल्फ हेल्प, मोटर स्किल, हाइजीन और फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह, तो ये सॉरी किसी 10वीं 12वीं पास फेल के काम का नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत ही हमको बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार करना होगा। दूसरी बात यह है कि फाउंडेशनल स्टेज में उन्होंने जो की गाइडिंग फैक्टर्स दिए NEP में भी, उन सबको जो है एग्री करते हुए उसके जो है निफाज की बहरहाल कोशिश होनी चाहिए। तो उसमें मैंने 2 चीजें आपसे अर्ज की, एक तो GDP को बढ़ाना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ये ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग की बात आएगी, टीचर्स के रेम्युनरेशन की बात आएगी, वो होगा तो ये सब जो है आपके ये सब डायरेक्टली रिलेट करता है कि आप कितना बजट जो है उसको दे रहे हैं। अभी इस वक्त जो हालत है मुल्क में, तो आपके वो प्राइमरी स्कूल हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हो, तकरीबन 40% टीचिंग वैकेंसीज जो है खाली है। तो इतनी बड़ी तकरीबन आधी टीचिंग फैकल्टी पर हम कोई जो है अच्छे काम की तवक्को नहीं कर सकते। फिर उसमें उन्होंने दूसरी चीज जो बताई वो प्ले वे टेक्निक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी है, इस पर भी जो है काफी काम करने की जरूरत है कि बच्चे को हम जो आम तौर पर जो रुझान है कि हम समझते हैं कि बच्चे को स्कूल में दाखिल कर देना ही उसकी तालीम और तरबियत के लिए काफी है, तो ये तस्वुर को हमको बदलना होगा और पूरे समाज को और बतौर खास फैमिलीज को जो है आपके उसमें शामिल करना होगा। फिर उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया, पहले करिकुलर गोल्स लिखे, फाउंडेशनल स्टेज के भी लिखे, और उसको तफसील में जाने का वक्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने करिकुलर गोल्स के बाद जो है फिर आपके कई डोमेन्स उसमें उन्होंने बनाए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फिर करिकुलर गोल्स के बाद दूसरा सेक्शन जो उन्होंने हर जगह लिखा है, बहुत अच्छा है वो भी, वो है दैट इज इलस्ट्रेटिव ऑफ लर्निंग आउटकम्स, कि आप जो है उसमें क्या कॉम्पिटेंसीज पैदा करेंगे और बच्चा जो है आपके उस क्लास से गुजरने के बाद उसके अंदर क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। इसमें मेरा 2-3 पॉइंट जो सबमिशन है वो ये है कि इसके लिए हमको क्लास साइज को मिनिमाइज करना होगा। इसके लिए 1:20 का जो है हम प्रपोज करेंगे साहब, फाउंडेशनल स्टेज में क्लास पीपल टीचर रेशियो शुड बी 20:1, 20 पीपल 1 टीचर। आमतौर पे जो मेरा मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस है, में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे कि प्राइमरी क्लासेस में भीड़ जमा है हमारे पास बच्चों की 70, 80, 110, और नई डिवीजन नहीं मिलती है, नई टुकड़ी नहीं मिलती है, नया जो है वो नहीं होता है, तो काफी बच्चे, और चूंकि फाउंडेशनल स्टेज है तो टीचर उनको संभाल नहीं पाता है। तो एक हमको डिमांड ये करना चाहिए हुकूमत से कि, और शायद RTE में भी 1:25 का दिया है, लेकिन वो प्राइमरी क्लासेस के लिए है, और प्री प्राइमरी के लिए हम जो 1:20 का करें, और RTE के तहत जो 25 बच्चों की जो क्लास है उसको एग्जीक्यूट कराएं। बहुत सारी स्टेट्स में अभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ये एक हमारा डिमांड होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारी चीजें अच्छी है उसमें, लेकिन दे नीड वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अगेन इट इज रिलेटेड टू द बजट एंड आवर एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन इट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है आपके बेहतर बनाने की और फराहम करने की जरूरत है, इसका भी जो है हुकूमत से डिमांड होना चाहिए। और एक चीज ये भी हो कि साहब आप रिसोर्सेस कहाँ से पुल करेंगे। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हुकूमत अपनी सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम करती जा रही है। एजुकेशन के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि साहब हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम जो है ये सब इस पर पूरा पूरा खर्च करें, और बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
तो उस पर जो है हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि साहब इसके लिए दरकार रिसोर्सेस वो कहाँ से लाएंगे। और अगर हम कुछ उसमें जो सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपके CSR वगैरह का, तो उसको भी जो है हुकूमत को जो है सजेस्ट किया जाए कि साहब इस पैसे को भी आप जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फाउंडेशनल स्टेज के जो बुनियादी चीजें उसके लिए आप उसको काम में लाएं। पेडागॉजी में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई है, जैसे पॉजिटिव रिलेशन हो बच्चों का और टीचर्स का, उसमें फिर आर्ट, म्यूजिक, कन्वर्सेशन, स्टोरीज, टॉयज और डांस वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो बात चीजें यकीनन उसमें ऐसी हैं जो हमारे इस्लामी तहजीब, मुस्लिम तहजीब से जो है वो टकराने वाली है। उसको पिन पॉइंट करके हम को बताना चाहिए कि साहब ये चीजें नहीं हो। फिर उसमें उन्होंने फील्ड ट्रिप्स की बात की, लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की। म्यूजिक में भी जो है कुछ चीजें ऐसी हैं, जाहिर है जो हम जिसको अपने मजहबी तनाजुर में एक्सेप्ट शायद नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बात की आगे के साथ एक पॉजिटिव क्लासरूम जो है वो करना है। एक अच्छी चीज ये भी रिपीट की यहाँ पर कि लैंग्वेज जो टीचर होगा, जो ये लैंग्वेज जिससे पढ़ाई जाएगी, तो प्राइमरी तक तो कम से कम मदर टंग होगी। और 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो R1, R2, R3, इस तरह से वो 3 लैंग्वेजेस को भी उन्होंने जगह दी है। फिर कंटेंट को कॉन्टेक्सचुअलाइज करने की, चूज करने की और टीचिंग की जो है बात की। एक अच्छी चीज में उन्होंने ये की शुरू के चैप्टर में जो आई है, वो कि सिर्फ हम टेक्स्ट बुक नहीं बनाएंगे बल्कि टेक्स्ट बुक के साथ टीचर्स के लिए हैंडबुक भी होगी और उसको भी प्रिंट करेंगे और जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स चाहेंगे उनको भी मुहैया करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर हम सारी चीजें नहीं दे पाते हैं। तो वो एक अच्छा जो है उन्होंने सजेशन जो है दिया है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज की कुछ चीजें थी जो मैंने अपने सबमिशन आपके पास रख दिया। बहुत तेजी से शायद मेरा वक्त खत्म होने में है, 2-3 मिनट में मैं जो रूटेडनेस इन इंडिया की बात है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और जो है संजीदा गुफ्तगू का तालिब है। इसमें फिर उन्होंने NEP को वो किया और उसमें भी हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें इस रूटेडनेस इन इंडिया के तहत ये एक मखसूस कल्चर और तहजीब की जो है वो बार बार रिविजिट करने की बात कर रहे हैं और उसके एक डोमिनेंस की बात हो रही है। इंडिया में जो है कोई एक तहजीब का ये गहवारा नहीं है, बल्कि इसमें कई तहजीबें और कल्चर जो है शामिल हैं। उन सब के शमूलियत की बात इसमें कम नजर आती है। आमतौर पर जो है वैदिक तहजीब की तरफ ही बहुत ज्यादा रुझान बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस होता है। तो वो दे आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीकल्चरलिज्म बट ओनली हिंदू कल्चर इज मेंशन और हियर। और जैसे कि आपने देखा NEP में भी जो है उन्होंने दूसरे सब चीजों को हटा दिया और इवन किसी एक भी जो है आपके सारे जो थिंकर्स जो बताए वो भी एक मखसूस मजहब और तहजीब और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कल्चरल बायसनेस इसके अंदर है, इसको जो है दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। नो डाउट हमको अपनी जड़ों से, अपनी तहजीब से वाकिफ होना चाहिए, लेकिन इंडियन कल्चर जो है वो सिर्फ एक मखसूस कोई एक मजहब या किसी एक का कल्चर नहीं है, बल्कि इसमें और भी लोग हैं, उनके भी योगदान को, उनके भी कल्चरल आइडेंटिटीज और उनके भी कल्चरल कंपल्शंस को जो है इसमें आपके मलहूज रखना चाहिए। और हर चीज को जो है, जैसे हम सुन रहे हैं अभी, हर चीज को जो है वो वैदिक दौर से जोड़ते हैं। जाहिर है अगर वो हिस्टोरिकली प्रूव्ड है तो बहुत अच्छी बात है, हमको फख्र करना चाहिए कि साहब भारत ने और हमारी पुरानी तहजीबों ने ये कुछ दिया है, लेकिन कोई ऐसी चीज ना हो जो दुनिया के सामने मजाक का मौजू बन जाए। तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में, लैंग्वेज में, हर जगह बहरहाल वो एक मखसूस तहजीब का गलबा जो है हमको नजर आता है। तो ये चीज बहरहाल इस पर हमको हुकूमत से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि साहब रूटेडनेस इन इंडिया वेलकम, बट पूरे कल्चर जो है, जितने भी कल्चर्स यहाँ पर हैं उन सबको उसमें जो है नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और आगे जो करिकुलम में जो बात की उन्होंने कि साहब इसमें हम जो है ये देंगे, उसमें मिडाइवल पीरियड वगैरह का भी जिक्र किया, लेकिन इस वक्त NCERT जो कर रही है किताबों के साथ, उस वो बात जो है उसको डिजाइन कर दी। यहाँ पर तो वो लिख रहे हैं कि साहब हम जो है आखिरी स्टेजेस में जो है मिडाइवल पीरियड और उसकी हिस्ट्री जो सोशल स्टडीज में बताएंगे, लेकिन अमलन जो हो रहा है वो आपके मेरे सबके सामने है। तो ये कुछ चंद चीजें थी जो बहुत तेजी से मैंने अपने वक्त में आप हजरात के सामने रखने की कोशिश की, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस गुफ्तगू से, क्योंकि ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है और ये तकरीबन 2040 तक जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है ये चलने वाला है। तो इस पर मजीद गौर व खौज करने की और मजीद इस पर जो है काम करने की जरूरत है, ताकि कुछ बहुत ठोस चीजें हम
हुकूमत को भी दे सकें और दूसरे जरिए से भी उसको पहुंचाने की और उसको उसके करेक्शंस करवाने की हम कोशिश कर सकें। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह बदर साहब। अब एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से कि शायद जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे इस लिंक में है। अगर किसी वजह से ये प्रोग्राम डिसकंटिन्यू होता है तो फौरन हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उससे आप लोग जो है कनेक्ट हो जाइएगा। मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान दाऊदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने उन्वान को पेश करें। अब्दुल रहमान दाऊदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही? आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डायरेक्टर होलिस्टिक एजुकेशन बोर्ड और सेक्रेटरी, जो इस वक्त NCF 2023 है उसके